अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में मुल्क की सियासत और पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी के हवाले से कुछ चैलेंजेस हैं उन पर बात करने के लिए एक बड़ी खास शख्सियत हमारी मेहमान है। सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, चेयरमैन है जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की इंटीरियर और नारकोटिक्स की, और अभी इन्होंने अपना एक थिंक टैंक भी शुरू किया है ग्लोबल आई के नाम से। सेनेटर रहमान मलिक साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मलिक साहब, मैं आगाज करूंगा जो मुल्क की सियासत में जो कुछ चल रहा है। JIT बनी हुई है मगर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बहुत ज्यादा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात जो कि अभी आए हैं, अभी सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि इनमें कोई मेरिट है? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को ये चाहिए था कि जब ये तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हुए थे तो हर एक का इजाला कराते। मिसाल के तौर पर शहन शरीफ को एक इंटेरोगेशन रूम में दिखाया गया है जिसमें ग्रे कपड़े पहने हैं। तो क्या हुकूमत पहले ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि उन्होंने कभी ग्रे कपड़े पहने भी है कि नहीं? क्या कभी वो ग्रे कपड़े पहन के कभी इन्वेस्टिगेशन के सामने गए भी हैं? और एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती। दूसरा ये है कि दो चीज हो सकते हैं, या हुकूमत को डिस्क्रेडिट करने के लिए या इस JIT को डिस्क्रेडिट करने के लिए। पेस्ट्रीज की मैं कमेंट दूं, मैं ये कहूंगा कि मुझे JIT पे भरोसा है पूरा, इसलिए भरोसा है कि इट इज बीन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय माय सुप्रीम अथॉरिटी। बहाना रवैया हमें नजर आ रहा है का जो एतराजात उठाने के हवाले से। जी, एतराजात उठाए जाते हैं विद सम स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, मेरी अपनी असेसमेंट है कि आने वाले वक्त में, जो कि दूर नहीं होना चाहिए, मैं JIT की प्रोसीडिंग को हिचकियां लेते हुए देख रहा हूं, स्पीड ब्रेकर से गुजरता हुआ देख रहा हूं। मैं ये आगे जाने में मुझे इस पे कुछ कबाहतें नजर आ रही हैं, कुछ इश्यूज नजर मुझे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि JIT शायद आगे ना चले या JIT को आगे चलाने ना दिया जाए, क्योंकि ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात एक चीज की अलामत बनते जा रहे हैं कि हो सकता है इसकी इन्वेस्टिगेशन को या इसकी जो भी वर्किंग है उसको कोई चैलेंज कर सके। हो सकता है चैलेंज कर आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है JIT का जो काम है दोनों सूरतों में ये काम रुक जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं फील कर रहा हूं कि JIT जो है मुझे एक स्मूथ हो जाती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा। मुझे इस पे लेफ्ट राइट से काफी प्रेशर नजर आ रहे हैं, और वो प्रेशर जो हैं they may not actually fall victim of certain rules and regulations, certain laws. सर, आपका बड़ा बैकग्राउंड है इस ये जो जैसा इन्वेस्टिगेशंस और इन सारे मामलात में। ये JIT का जो मामला है, क्या मुतनाज़िर नहीं होगी? ये व्हाट्सएप कॉल वाली जो स्टोरी सामने आई, तस्वीर का लीक होना, तारिक शफी के साथ जो उनका रवैया है, क्या आप ये आर्गुमेंट बाय करने को तैयार हैं कि ये JIT जो है ये मुतनाज़िर हो गई है? देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा कि जब कोई जजमेंट आ जाती है, उस जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन इन फुल लेटर एंड स्पिरिट उसी पैरामीटर्स में होती है और उसी स्पिरिट में होती है जो ऑर्डर होता है। अच्छा। अगर JIT बनाने का हुक्म ये था कि डिपार्टमेंट के हेड से नाम देने हैं, तो फिर कानून यही कहता है कि डिपार्टमेंट का हेड ही देगा। और अगर उसमें कोई चेंज हुई है तो सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द अथॉरिटी, सुप्रीम जुडिशियल है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर उन्होंने कोई चेंजेस किए हैं तो उन्होंने ऑन कर लिए कि हाँ मैंने की है, लेकिन ये सवाल तो उठेगा जरूर, और हर सूरत उठेगा कि जजमेंट में ये था तो फिर उसके बाद ये क्यों बुलाया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मगर मेंबरान पर क्या एतराजात उठाए जा सकते हैं क्योंकि वो फलां का रिश्तेदार है, इस वजह से वो तहकीकात नहीं कर सकता? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि आपका बड़ा मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में हर कोई एक दूसरे का रिश्तेदार तो निकल ही आता है, दोस्त तो निकल ही आता है। तो अगर हम उस चीज को लेके चलेंगे तो शायद कोई भी मेंबर इससे मुबर्रा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की बैकग्राउंड, किसी के साथ रिश्तेदारी है या उसका कंडक्ट पास में ऐसा रहा हो जो उस केस से मुंसलिक हो या उस फैमिली से मुंसलिक हो, तो नॉर्मली ये कहा जाता है और एथिक्स भी ये है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन से या उस ट्रायल से अलहदा हो जाते हैं। अच्छा। पास्ट में भी ये हुआ है, बहुत दफा हुआ है। मैं जज साहब का नाम नहीं लूंगा, एक दफा मैं जज के सामने सुप्रीम कोर्ट के पेश हुआ और जो ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने ये ऐलान किया कि ये मेरे एक भाई के ये बॉस रह चुके हैं,
तो लिहाजा मैं ये समझूंगा कि मैं इनका केस नहीं सुनूंगा। वो उठ के चले गए। तो यहां तक भी जजेस करते हैं कि अगर उनकी थोड़ी बहुत कहीं भी एफिलिएशन हो तो वो छोड़ मगर देते एक हैं। इन्वेस्टिगेटर का अगर इस तरह से ताल्लुक, तो आप तो फिर ये कह रहे हैं कि अगर एतराज़ अगर है फिर मेरिट है इन एतराज़ात में कहीं ना कहीं। अगर कोई साबित कर सके कि वाकई ये बायस हैं तो उसका तरीकाकार अखबार नहीं है। अच्छा, उसका तरीकाकार मीडिया नहीं है, उसका तरीकाकार जो है वो कोर्ट है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। अब कॉम्पिटेंट कोर्ट में लोग गए, लोगों ने वहां इतराज लगाए, लेकिन वो इतराज इतने शायद सॉलिड नहीं थे, मुस्तरद हो गए इतराज। तो आप दोबारा भी जा सकते थे, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन इज ऑलवेज देयर। और अगर हुकूमत को ये शक है कि ये JIT जो है इसमें कोई रिटायर्ड अफसर है या कोई अफसर जिसकी एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ है या एफिलिएशन किसी के रिश्तेदार की या किसी स्पाउस की किसी के साथ है, तो उस सारे इतराजात विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में जानी चाहिए थी। मगर मलिक साहब, एक इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चलती है और उस इन्वेस्टिगेशन में एक जो शख्स जो कि इन्वेस्टिगेट जिससे सवालात पूछे जा रहे हैं उसकी तस्वीर जो है वो इन्वेस्टिगेशन रूम से जो है वो लीक हो जाती है। ये आपको लगता है कि ये कितना सीरियस मामला है एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब JIT हो रही है तो उसमें चंद लोग होते हैं और उस CCTV कैमरे को भी कंट्रोल करने के लिए एक SOP के तहत वो कंट्रोल हो रहा होगा। अगर ये फुटेज वाकई ये फुटेज जो है वो उस इंटेरोगेशन रूम से उस इंटेरोगेशन रूम की है या उससे कनेक्टेड रूम की है, तो फिर तो जितने भी JIT के मेंबर हैं उनसे पूछा जाए, या जो इसको CCTV फुटेज को कंट्रोल कर रहे थे उनको देखा जाए। अच्छा, मगर अब मैं जरा JIT वाले मामले पे फिर से आना चाहता हूँ। ये आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी स्टेज पे जो है वो JIT जो है वो इसके सामने रुकावटें आए, ये हिचकियां लेगी। क्या ये आपको लगता है कोई मनसूबाबंदी के तहत किया जा रहा है कि इसको मुतनाने की एक कोशिश हो रही है? मैं समझता हूं ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज आपने दुनिया में देखे होंगे, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, या वो पॉजिटिव बन जाता है या वो नेगेटिव बन जाता है। इस वक्त सारे खद्दहौल और जो सिचुएशन बन रही है वो इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है या वो क्रिएट किया जा रहा है कि JIT को किसी ना किसी तरीके से उन्होंने काफी हद तक इसको डिस्प्यूटेड कर दिया। अच्छा, तो ये डिस्प्यूटेड मामला जो है अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन पे असर अंदाज जरूर होगा। अच्छा। क्योंकि जो ओपिनियन जब डिवाइड हो जाती है तो फिर मसाइल हो जाते हैं और हो सकता है बाय द टाइम इट गोज बिफोर द कोर्ट देयर माइट बी सम अदर सीरियस डिसीजंस बाय बोथ द पार्टीज। आई डोंट नो व्हाट कुड बी दोज डिसीजंस। तो मैं ये सिर्फ देख रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा है कि मुझे इसकी जो मूवमेंट है या जो आगे जाने की स्पीड है उससे मुझे स्पीड ब्रेकर नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सर JIT में एक और बड़ा आम मामला आ गया है हुदैबिया पेपर मिल्स वाला, और इस हवाले से आपकी भी इन्वेस्टिगेशन थी। अब हम ये सुन रहे हैं कि उसका कोई सिरे से रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? बहरहाल मैं इससे बिल्कुल डिफर करता हूँ। हुदैबिया पेपर और हुदैबिया इंजीनियरिंग जो हैं इनकी प्रॉपर कोर्ट में एक चलान के बाद ट्रायल हुई थी। अच्छा, तो कोर्टों के केस कभी भी या कोर्टों के रिकॉर्ड कभी जाया नहीं जाते कि वो एक जगह नहीं होते। तो बहरहाल अगर JIT अपनी काम कर रही है, मैं उनको कुछ सजेशन नहीं देना चाहता क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन कोर्ट ऑफ लॉ और JIT भी अपना काम मेहनत से कर रही है। बड़े इंटेलिजेंट और बड़े सुलझे हुए ऑफिसर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मैं समझता हूँ कि उन्होंने हुदैबिया पेपर, हुदैबिया इंजीनियरिंग की वो फाइलें जो कि कोर्ट में थी या चलान की कापियां थी उनको जरूर देखा होगा। अच्छा, मगर वो ये जो कहा जा रहा था कि जी कि वो रहमान मलिक साहब ने जाती हैसियत में जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन कराई थी और इसका कोई जो रिकॉर्ड था वो प्रोसीजर के मुताबिक अवेलेबल नहीं है। मुझे घेर के वही ले आए हैं रहमान अदर साहब, यू आर ए गुड जर्नलिस्ट, बट अगेन आई विल से कि मैं बहुत सी बातें कहना भी चाहूं तो मैं भी नहीं कहूंगा क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि मैं FIA एक्ट के तहत और FIA जो लॉ है उसके तहत FIA का एक मेंबर था और आई वॉज ऑथोराइज टू डू दिस इन्वेस्टिगेशंस। और ये इन्वेस्टिगेशन जिन ऑफिसर्स ने की थी वो डेफिनेटली मौजूद हैं। और अगर आप उस लेटर जिसके रेफरेंस से ये डिस्प्यूटेड हुआ वो हमारे दोस्त सलीम साहब, अल्लाह उनको जनरल सीम करे, जो बाद में प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी भी बने, वो FBR सर्विस से थे,
उन्होंने खत लिखा, उसका मफहूम ये था कि जो रिपोर्ट रहमान मलिक ने दी है उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। नंबर 2 ने कहा हाउएवर जो सर्कल ऑफिस जो है FIA के वहां से रिकॉर्ड इकट्ठा करके भेजा जा रहा है। और आपको पता है कि FIA हेडक्वार्टर में कुछ चीज नहीं भी है तो जो सर्कल ऑफिस हैं जो केस को बना के भेजते हैं उनके पास मौजूद होता है। और इस चीज से बहरहाल किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये करूंगा और आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब मैंने ये इन्वेस्टिगेशन की उस वक्त एक मैं FIA का ऑफिसर था और अब मेरी जगह पे एक इनकम्बेंट भी होगा। कानून ये कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो या कोई FIR की जिमनी से लेकर चालान हो, जो अफसर उसका इंचार्ज होता है वही पेश कर सकता है। अगर कोई SHO मर जाए तो SHO को जिंदा करके तो नहीं आके कोर्ट के सामने पेश होगा। और अगर वो रिकॉर्ड लोकेट किया जा सकता है। थोड़ी सी लीगल पॉइंट है मैं बता दूं, और अगर कोई बंदा ट्रांसफर हो जाए तो उसको ट्रांसफर जो होता है वो नहीं आता, जो बंदा उसकी जगह चार्ज लिया था वही करता है। आज अगर इस केस की कोई ऑथेंटिसिटी चाहता है, अगर इस केस के मतलब कोई जानना चाहता है तो उसके लिए राइट सोर्स मैं नहीं हूं, उसके राइट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है जो बंदा एडिशनल। मगर सर आप ये तो कह रहे हैं ना कि रिकॉर्ड ढूंढा जा सकता है। नहीं तो मैं ये कह रहा तो वो उसका काम है ना जो वहां बैठा हुआ है उसका। मैं तो मेरी ना एक्सेस है और दूसरा मैं पॉलिटिशियन हूं, तो अगर मैं कोई बात करूंगा तो ये केस पॉलिटिसाइज हो जाएगा। वो कहेंगे कि रहमान मलिक तो पॉलिटिशियन है और वो देखेंगे वो हमें। देखिए आप उस वक्त एक अफसर थे, आपने मामला बड़े करीब से देखे, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला, और ये वो नुक्ता है जो PTI ने जिसका जिक्र अपने केस में किया और आज भी उसका जिक्र हो रहा है। मैं इस पे दोनों पे, क्योंकि मैं आपने देखे इमरान खान, देखे इमरान खान का नाम लिया, नहीं मैं अपना इमरान खान का नाम लिया आपने और मनी लॉन्ड्रिंग की बात की। अल्टीमेटली व्हेन इट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मैं कुछ भी करूंगा तो वो ये होगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में जा रहा हूं। लेकिन एक सिर्फ बात कहूंगा कि केस शुरू हुआ मियां नवाज शरीफ का थ्रू पनामा, फिर उसका इमरान खान साहब का अपना केस आया, वो भी ऑफशोर कंपनियों का। मैं तो कहूंगा एक ही कश्ती में आ गए हैं दोनों, उन्होंने गिरा लिया उसमें, या वो उन्होंने खींच लिया या ट्रैक्ट होके आ गए उसमें। अब फंस गए हैं। अब देखिए कि इन दोनों में से कौन बाहर निकलता है पहले, या क्या दोनों नीचे जाते हैं या दोनों बाहर आते हैं। अरे बैठे आपकी तरह देख रहे हैं कि फैसला क्या आता है। सबसे बड़ा एक चीज ये है कि मेरी वो रिपोर्ट जिस रिपोर्ट का बार बार जिक्र आप कर रहे हैं, वही रिपोर्ट 17 टाइम्स जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की उसमें मेंशन है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो ट्रायल का हिस्सा बन चुकी है। वो ट्रायल का हिस्सा 5 जजेस ने बनाया, ना आपने बनाया ना मैंने बनाया। तो अगर उन्हें कोई मटेरियल देखा होगा, उसके सब कुछ आप कुछ देखे होंगे, कुछ चीज देखने के बाद ही वो रखा होगा, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि GIT के सामने है वो भी, और GIT के और चीफ जस्टिस साहब के सामने जब जाएगी या उस बेंच के सामने जाएगी तो उन्होंने फैसला करना है। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं अपनी बात करूंगा, हो सकता है इस वक्त में कोई भी बात करूंगा तो पीपल्स पार्टी के लीडर की सीएत से ली जाएगी, वो एक अपोनेंट पार्टी के सीएत से ली जाएगी और ये केस को खराब कर सकती है। और PMLN हक बजाना होगा कि अब रहमान मलिक जो बात कर रहा है, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज ए अपोनेंट पर्सन, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपोजिशन का बंदा हमें डिच करने के लिए या हमारे खिलाफ बात करने के लिए वो अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए हमें नीचे गिरा रहा है। लिहाजा इसलिए आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ जस्टिस एंड मैटर ऑफ एथिक्स, I should not be talking much on it. अच्छा ठीक है रहमान मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे रहमान मलिक साहब से, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। रहमान मलिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ बात की पानामा लीक्स और GIT के हवाले से, मगर एक और मामला जो कि अभी फिर से सामने आया वो था ये विकी लीक्स वाला मामला। 2009 में उन्होंने एक मरतबा फिर से दोहराया कि जी के वजीर आजम गिलानी और आप इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त, आप गए, सेक्रेटरी जो थी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जेनेट नेपोलिटानो, उनके साथ आपने जो है वो मुलाकात की और उन्हें ये तजवीज़ दी कि नादरा का रिकॉर्ड जो है वो हम आपको देने को तैयार है। ये क्या वाकई ऐसी कोई तजवीज़ आप लोगों की तरफ से आई थी? इसके ऊपर सबसे पहले तो ये मैं अर्ज करूं कि मैं और प्रामिश गिलानी कभी भी पाकिस्तान में जो US की एम्बेसी में कभी नहीं गए। नंबर 1, हमने कोई ऑफर नादरा के रिकॉर्ड की देने की नहीं की। अगर आप जिस विकी लीक्स की बात कर रहे हैं,
वो एक रिपोर्ट है जो कि मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जब प्रेसिडेंट ने विजिट किया था और प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया और मैं दोनों विजिट में अमेरिका जब गए। जी बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं की कि हम आपको नादरा का रिकॉर्ड देंगे, और अगर ये चीज साबित हो जाए कि हमने यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब या इंटीरियर मिनिस्टर ने जो कि उस वक्त कोई ऐसी ऑफर की हो, नंबर 1, या कोई किसी किस्म की एक्सेस दी हो, और आप जो सोशल लीक्स दे रहे हैं उसमें ये मेंशन किया हुआ है बिल्कुल झूठ का पलंदा कि जी हमने एक्सेस दे दी नादरा रिकॉर्ड को टू यूएस, यूके एंड अदर कंट्रीज। आप जरा थोड़ी सी तफसील में आगे बताता हूं। जब वहां पे हम गए तो मेरे पास महमूद दुरानी साहब जो कि एम्बेसडर थे उस वक्त पाकिस्तान के यूएसए में, वो मुझे सुबह सुबह आए, रात को उन्हें फोन किया कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं। तो सुबह मेरा 8:30 का टाइम था, हाथ की उनकी एक फाइल थी, आप उनसे वेरीफाई भी कर लीजिए। कह रहे मलिक साहब ये हम MOU साइन करना चाहते हैं। इसमें जो पाकिस्तान के जितने पैसेंजर ट्रैफिक है फॉर ऑल एयरलाइंस, उनको हम चार रिकॉर्ड हम अमेरिका को दे दें ताकि जो टेररिस्ट वहां से आते हैं वो आइडेंटिफाई हो सके। मैंने कहा जनरल साहब ये तो मैं नहीं करूंगा फॉर 2 रीजंस। एक तो ये है कि मैं पाकिस्तान के सारे जितने भी सफर करने वाले हैं उनको रिस्क पे एक्सपोज कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा कोई बायलैटरल कोई एग्रीमेंट नहीं है कि किसी और एयरलाइन का रिकॉर्ड लेके मैं थमा दूं। और तीसरी, कोई भी ऐसा MOU साइन करने से पहले आई एम नॉट ऑथोराइज, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, लिहाजा मैं ये नहीं करूंगा। मुझे इंसिस्ट किया जनरल साहब ने, क्यों कोई ऐसी बात नहीं, MOU कर लेते हैं बाद में आप कर लीजिए। मैंने कहा सॉरी जनरल साहब, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। मगर नादरा वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नादरा का कोई, आप ये कह रहे हैं ये सफरी दस्तावेज की बात हुई। फिर मैं मुझे याद है मैंने ये चीज ब्रीफ की प्रेसिडेंट उस वक्त आसिफ जरदारी साहब थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और फिर इनको मैंने ये कहा कि एक बायलैटरल है कि अगर आपको किसी बंदे के किसी टेररिस्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम जरूर देंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आई नॉट ओनली प्रोटेक्टेड दी बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, मैं इस चीज में भी प्रोटेक्ट किया। और मैं एक और आपके साथ से भी कह दूं कि आज मैंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि इसमें जुडिशियल कमीशन बनाए, क्योंकि इसमें जानबूझकर छोटा एक निकाल के 4 लाइनें एक मेन मिनट्स ऑफ मीटिंग से हमें हिट करने की कोशिश की है। और रहमान मलिक साहब, मैं अगर बात खत्म कर रहा हूं, इसमें बड़ा जरूरी है, और मैं ये भी आज आपके सामने भी, और आज मैंने मीडिया को भी कहा है और पार्लियामेंट के सामने मैंने कहा है कि अगर ये साबित हो जाए, नंबर 1, कि रहमान मलिक ने कभी भी नादरा के रिकॉर्ड की एक्सेस की इजाजत दी हो या मेरे टाइम में अगर एक्सेस मिली हो, तो मैं पॉलिटिक्स से भी क्विट करूंगा और मेरी सजा वही होनी चाहिए, फांसी की। ये मैंने अपने दुश्मनों का बहुत अच्छा मौका ढूंढे मेरे खिलाफ ताकि थ्रो मी आउट ऑफ पॉलिटिक्स इफ यू कैन गेट समथिंग। ये जो कहा जा रहा है कि एक फ्रंटलाइन कंपनी यूके में बनी और इंटरनेशनल आइडेंटिटी सर्विसेज, और कहा गया कि वो नादरा जो है वो उसको कंसल्टेंट हायर करेगा, और इस तरह से बात सुने, प्रपोजल हजारों आती है, देखना ये कोई प्रपोजल थ्रू हुई कि ना हुई। आज भी अगर देखें तो आईडी जो पासपोर्ट जो है और आईडी कार्ड का जो डेटा है वो आज भी बाहर कलेक्ट मुख्तलिफ मुल्कों में आजकल प्राइवेटाइज किए हैं। आज आप देखें ये जो जितने भी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां उनका डेटा इकट्ठा करके दे रही हैं। लेकिन व्हाट आई एश्योर्ड एट दैट टाइम एंड इंश्योर्ड कि पाकिस्तान का डेटा कहीं बाहर ना जाए। तो लिहाजा इससे सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर यहां तक मुझे शक हुआ कि हमारा क्योंकि डेटा बड़ा सेंसिटिव है, तो मैंने चेयरमैन थे उसको हकीम अरशद, उनसे पूछ लीजिए, और पूरे स्टाफ को बैन कर दिया नादरा को, किसी फॉरेनर को नहीं मिल सकते, कोई फॉरेनर कॉल ऑन नहीं कर सकता नादरा में। और आई वाज इन टच विद ऑल द एजेंसीज इंक्लूडिंग ISI एंड MI, और वी वर वाचिंग इट लाइक बॉर्डर्स। मलिक साहब, अभी आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप कभी गए ही नहीं, कोई इस तरह की तजवीज जेरे गौर नहीं आई, मगर ये फिर केबल के पीछे जो जिस केबल का विकीलीक्स वाले हवाला दे रहे हैं, अगर आप पूरी आप पूरा पढ़ लेना, आप देखिए ड्रामा क्या हुआ, पढ़ ले, उसमें कहीं बता दें कि नादरा का जिक्र हो कि नादरा का रिकॉर्ड का हमने एक्सेस दिया नहीं है। वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और एम्बेसडर मेरे पास जब आता है रिक्वेस्ट लेके मैं डिक्लाइन कर देता हूं, रिग्रेट कर देता हूं, तो बात खत्म हो जाती है। अच्छा, रही बात
विकीलीक्स में तो तकरीबन 5000 सफा है। आप कहीं मुझे बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो, आई वाज द ओनली वन एंड आई एम ओनली वन आई कैन क्लेम जिसने कभी कोई ऐसी लूज बात नहीं की। तो और मैं ये समझता हूं कि ये सारी मैं ये समझ नहीं क्यों हुआ ये जूलियन असांज ने बात की, अभी उन्होंने एक मरतबा फिर से हवाला दिया। मकसद अभी इसको क्यों एक री प्रॉम्प्ट किया गया? आपको पता है कि आई हैव जस्ट मेड अ वेरी हार्ड हिटिंग स्पीच इन द सेनेट जिसमें मैंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ ज्यादती किया, मैं विक्टिम ट्रीट नहीं किया। मैंने ये भी कहा है कि उन्होंने वेज क्रिएट किया विद इन द मुस्लिम उम्मा, और दैट हार्ड हिटिंग स्पीच वाज ओनली 2 days बैक। और आपने देखा कल सुबह ये आया, तो जाहिर है मुझे सबक तो सिखाने की बातें होती रहती हैं, तो मैं तो और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट इट इज नॉट गोइंग टू बॉदर मी। लेकिन मैं समझता हूं एक पार्टी ने इस चीज को थोड़ा सा इस तरह चलाने की कोशिश की, जरा गौर करें उस पर, कि क्योंकि यूएस के जो वोटर्स लिस्ट थी या वोटिंग का डेटा था उस पर एक हैकिंग हुई थी या वो चोरी हुआ था, तो हो सकता है ये पाकिस्तान का डेटा भी चोरी हो या पाकिस्तान के डेटा से भी कोई इंफॉर्मेशन ली जा सके। और वैसे ये भी मैं बता दूं कि जिन वोटर्स की बात कर रहे हैं, ये वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, मैंने तो स्मार्ट कार्ड लाया, मैंने सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, एंटायर वोट प्रोसेस हमारे बाद में हुआ। आप कह रहे वो भी मामला नहीं था, वोटर बिल्कुल नहीं था, ना वोटर रिकॉर्ड था कोई, और वोटर रिकॉर्ड तो आपको पता है सिस्टम ही दूसरा होता है। तो ये एक ड्रामा असल में आगे क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कुछ बड़ा सर कुछ भी नहीं होगा। इतनी सख्त फायरवॉल है हमने डाली हुई नादरा में मेरे वक्त की, और अभी चाहे निसार भी बैठे हुए हैं, हम नहीं समझते कि कोई बंदा इसमें कोई आ सकता है, ऐसी भी बात। क्योंकि जो होता है, मुझे सिर्फ एक दफा नोटिस में आया था एक लिंक, और वो लिंक किस तरह था कि आपने देखा होगा कि मेरे नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से 2-4 नामों से सिम इशू हो गए थे, और मैंने पता चला तो एक कोई वहां पे सिटीजन सोसाइटी या कोई उसको उस वक्त जन्म मुशर्रफ के वक्त उसको एक दिया हुआ था इनलेट, वहां पे एक आउटलेट दिया हुआ था, तो आई एक्चुअली नॉट ओनली शट, आई टुक एक्शन अगेंस्ट देम। तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बेसिकली ऐसी किसी चीज को हाइप देने के लिए वो हमेशा मेरा नाम का तड़का लगता है। आप ये कह रहे हैं कि बेशक कमिशन बना दें इस हवाले से, कमीशन बना दे, मैंने सेक्रेटरी को लिख दिया है, मैंने लॉ को लिख दिया है कि इंक्वायरी करें और इसकी तह तक पहुंचे, और अगर कसूरवार को सजा दें, और अगर मेरा रिजल्ट जो मेरा कोई आयोटा इन्वॉल्वमेंट निकल आए तो मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, और सियासत से हमेशा के लिए क्विट करके वहां पे बैठ जाऊंगा, कोई चाय का दुकान खोल लूंगा सेनेट के सामने। राइट। रहमान मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक लेते हैं। रहमान मलिक साहब के साथ हमारी नशिस्त है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सेनेटर रहमान मलिक हमारे आज के मेहमान हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। रहमान मलिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने वो विकीलीक्स के हवाले से भी जो बात है सोशल लीग कहते हैं, ओनली एक्चुअली इंजीनियर्ड एंड टेलर्ड टू ट्राई टू हिट मी, बट अल्लाह इज बिग। वो हमेशा मुझे रास्ता भी देता है, और फिर मैं दोबारा कह दूंगा कि अगर ये मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए या मैंने किसी को सेस दी हो या हुई हो तो मैं सियासत छोड़ दूं। ठीक, अब सर बात कर लेते हैं जरा पीपल्स पार्टी की। जमात के लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, सर ये क्या मामला है? यार ये हमेशा होता है, आपको पता है कि एक पूरा ब्लॉक गया था जब मोहतरमा के वक्त, याद है जब वो जन्म मुशर्रफ की धमकी आई एक दबदबे वाली, तो 16-17 बंदे एक ही वक्त भाग गए और लोगों ने कहा पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। पीपल्स पार्टी खत्म नहीं होती, हमारी नर्सरी बड़ी अच्छी है। हाँ, मुझे एक अफसोस होता है कि आजकल, पहले तो लोग बैंकों में चोरियां होती थी, ऑब्जेक्ट्स की चोरियां होती थी, अब लीडरों की भी चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा। हमने लीडर्स तैयार किए और भरपूर अंदाज से किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंस्टीट्यूशन है, और जिस अंदाज से वो चलाए जा रहे हैं, जाहिर है इसकी कोई FIR भी नहीं हो सकती, लेकिन इखलाकी तौर पर हम FIR जरूर दर्ज कराते हैं। अच्छा। और दर्ज करानी चाहिए, बल्कि एक लाइटर नोट पे मैं कहूंगा, जो चीज चोरी हो रही है उसका कसूर नहीं आपको नजर आ रहा? कर रहा हूं ना, लाइटर नोट में मैं बात करूंगा कि मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, आ रहे हैं बड़े, दो एक तरफ हमारे PPP के लीडर बैठे हैं, दो पिछली तरफ बैठे हैं, और मैंने गौर से देखा 2 ही हमारी पीपल्स पार्टी के पीछे थे, तो मैं ऐसे लगा कि गलती तीनों ही लगता कि इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। और जाहिर है अगर आप उनको ज्वाइन करने से पहले कहते हैं पीपल्स पार्टी करप्ट थी,
और बहुत से मिनिस्टरों का नाम भी लिया गया, हाँ। अच्छा खासा कि ये, लेकिन जब वो आपके पास चले गए तो क्या पीटीआई के पास कोई लॉन्ड्रिंग वॉशिंग मशीन है कि वो जो करप्शन है उसको साफ कर देंगे? अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लें, नून भी कर ले, सब कर ले, वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे भेज दिया करें, चलो लॉन्ड्रिंग अच्छी थोड़ी देर के लिए पीटीआई में चले जाया करें, हो जाएगी। लेकिन हैविंग सेड सो, मुझे एक वाकया याद आया, उन्हीं में से 2 लोग जो मैं कल बैठे वहां देखे, मेरी रिस्पेक्ट है उनके लिए। एक दफा एक मीटिंग हो रही थी और चेक भी कर लीजिएगा, तो उनमें से मैं कोई एक्शन लेना चाहता था, प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे और हमारी पूरी कोर कमेटी थी, तो मैं थोड़ा सा वोकल हूं, आपको पता है, तो मैंने कहा ये हमने करना है। तो उनमें से एक साहब बोले, कहने लगे मालिक साहब आपने तो ब्रीफकेस उठाना, मुल्क से बाहर चले जाना है और हमने पार्टी में रहना है, फिर हम पे सख्ती होगी। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा वक्त गुजर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहीं हूं, और वो पार्टी छोड़कर चले गए। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं उनको कि वक्त जो होता है वो किसी को नहीं बख्शता, और यही मैं आपको बता दूं, यही प्रेडिक्शन करके, ईद के बाद जो हालात और वाकयात होंगे आप देखिएगा कि कौन कौन आता है हमारी तरफ, अच्छा, और किन किनों ने हमें रिजू किया है। ये आने जाने वाला मामला चलता रहेगा। आपको लगता है हालात बदलेंगे, बहुत बदलेंगे। रहमान मलिक साहब, फिरदौस आशिक अवान आपके और आपका ये लोगों को भी मेरा ख्याल है इस चीज का अंदाजा, जो सियासत को समझते हैं, जो पीपल्स पार्टी को समझते हैं, कि आपका बड़ा हाथ था उन्हें पीपल्स पार्टी में लाने में, प्रमोट करने में। उनके जाने से आपको तो अफसोस हुआ होगा ज़ाती तौर पर? कुछ ऐसे तासरात होते हैं जिनको क्लियर करना बड़ी जरूरी होता है। फिरदौस आशिक साहब, अवान साहिबा मेरे इलाज की काफी जानने वाली हैं। लंदन में मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर सफीर, उन्होंने कहा कि एक मोहतरमा आई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है। अच्छा, वेलकम। वो आए, साथ में मिला, ये फैक्चुअल चीज है। उन्होंने कहा जी मैं पीपल्स पार्टी में आना चाहती हूँ, तो आप बीबी से बात करें। मैंने कहा ठीक है, मैं बीबी से बात कर लूंगा। यार बीबी से बात की तो बीबी ने कहा कोई आप जरा थोड़ा सा वेरीफाई कर ले कि उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं सर एक हफ्ते के बाद हेरल्ड में बीबी ने कहा आप कॉफी पे आ जाए, आ रहे हैं अपने अमीन फाहिम साहब भी। तो मैं कोई 5 मिनट लेट हो गया, रश वश होता है। जब आगे देखा तो अमीन फाहिम साहब और फिरदौस आशिक अवान साहब वहां बैठी हुई थी। तो आई लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, तो मुझे समझ में आ गई बात। तो बीबी माशाल्लाह बड़ी मिट्टी थी, कहती है कि अमीन फाहिम साहब इनको ले आए हैं, तो ये पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, अगर अमीन फाहिम साहब मेरे बड़े भाई हैं तो ठीक है, जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये फैक्चुअल चीज है। अच्छा, फैक्चुअल। बाकी मेरी वो बहनों की तरह हैं, हमारे इलाके की है, मैं इज्जत करता हूँ। सियासत करना उनका हक है, वो यहाँ करे या वहाँ करे, बहरहाल फैसला अवाम का होगा सियालकोट का, उन्होंने वोट किसको देना है। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या उनको। अच्छा, मगर ये पीपल्स पार्टी में कोई परेशानी है अभी लोगों के छोड़ के जाने से? क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है जरदारी साहब तो वापस जब से आए थे वो खुद मुलाकातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को हमने दोबारा से खड़ा करना है। तो इन लोगों के जाने से कोई परेशानी है? बिल्कुल परेशानी नहीं है। और मेरी बात हुई जब एक केपीके के एक हमारे वर्कर गए, तो मैंने कहा सर वो जा रहे हैं तो मेरा मना लेना चाहिए। तो कहा नहीं, लेट हिम गो। और परसों उनकी स्टेटमेंट आपने देखी, उन्होंने कहा जिसने जाना है वो एक दफा चला जाए। तो आप ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों के जाने से, चाहे गोंदल साहब जाए, चाहे फिरदौस आशिक अवान जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये भी पता है कि जो 2-3 के साथ बातचीत चल रही है वो भी हमें पता है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि पीटीआई की किन पीटीआई के लोगों की हमारे साथ बातचीत चल रही है। अच्छा। तो हम जरा थोड़ा सा अपने अंदाज से चलते हैं, हम बड़ी पार्टी। तो आपको लगता है ये एक्शन रिवर्स भी होगा? हो सकता है, पीटीआई के लोग जो अगर ये ग्रीस पड़ी गई है तो फिर जाहिर है बहुत से लोग वो कुछ नहीं है इनके जाने से, यानी पीपल्स पार्टी से पीटीआई में जाने में। तो हो सकता है उनका रिएक्शन भी आ सकता है कि पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनको वो नहीं चाहते थे आए वो आ गए हैं, तो फिर रिएक्शन क्या होता है? हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अच्छा सर, मेरे पास अब टाइम कम है, मगर एक और बड़ा अहम मामला है जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ और उसका ताल्लुक भी है। और अब मुस्लिम ममालिक में एक और नए तनाज़े का आगाज हुआ। सऊदी अरब ने जब जो है, और कुछ और ममालिक ने, कतर का जो है वो मुकम्मल तौर पर उससे ताल्लुकात मुनक़ता किए। इस मामले में सर आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं इन मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, क्या पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? साहब, अगर आप याद करें तो जब ये
स्पीच थी ट्रंप की, तो ट्रंप की स्पीच से पहले मैंने 8 पॉइंट दिए थे ट्रंप को, और मैंने उन्हें कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, फाइट अलोंग विद द मुस्लिम्स अगेंस्ट द टेररिस्ट, डोंट फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम। उन 8 की मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है, और उन्होंने बिल्कुल आए मुसलमानों में, लेकिन जिस अंदाज से आए और जो स्पीच की और जिस अंदाज से पाकिस्तान को इग्नोर किया, तो मेरी एनालिसिस ये थी कि इसने पाकिस्तान को ओवरलुक नहीं किया बल्कि पर्पसली इग्नोर किया। और फिर मैंने एक चीज ये देखी कि ये एक किस्म का वेज क्रिएट करने वाली बात है, और मैंने उसी वक्त विद इन 2 आवर्स एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि वेज हैज बिगनिंग टू स्टार्ट विद इन मिडिल ईस्ट। और मैंने रिक्वेस्ट की उसको ज़बानी मियाँ साहब को सेनेट से भी कि मियाँ साहब, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप ईरान की और सऊदी अरेबिया की सुलह करा दें, वैसे ही जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने इनिशिएटिव लिया और मैंने जाके मीडिएट किया और हमने सुलह करवा दी। लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। फिर मैंने 2 जून को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में मैंने ये कहा कि मुझे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, मुझे ज्यादा वेज नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में, प्लीज मूव फॉरवर्ड। और आपने देखा कि 4 जून को वही हो गया जो मुझे डर था कि मिडिल ईस्ट में भी एक वेज आ गया। अब मिडिल ईस्ट में वेज है, ईरान और सऊदी अरेबिया में वेज है, और ये मुझे पेशखेमा लग रहा है एक और बड़े इशू का और प्रॉब्लम का। मैंने इनको ये कहा कि क्योंकि कतर वाले आपसे बिल्कुल कहीं नहीं कतराएंगे, इसलिए नहीं कतराएंगे कि आपकी उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप है। इस तरह सऊदी अरेबिया भी आपसे कुछ काफी दोस्ती रखते हैं, वो भी आपको ना नहीं करेंगे। आप चले जाएं सऊदी अरेबिया में, वहां अल्लाह का घर भी है, बादशाह का घर भी है, और वहां बैठ जाएं, और उन्हें कहना मैंने नहीं जाना जब तक आप ये कुछ सुलह सलाई का मसला नहीं करते। यानी कि क्रिएटिंग एनवायरमेंट, तो पाकिस्तान ये किरदार अदा कर सकता है, और सिर्फ पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि का नाम भी है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान हैज बीन मोबिलाइजिंग मिडिल ईस्ट। तो मैं ये समझता हूं वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो ये किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म साहब अगर मुस्लिमों पे कोई एहसान कर सकते हैं और अपनी आखिरत को भी बेहतर कर सकते हैं, और वो ये है कि कुरान पाक में भी हुक्म है कि 2 मुसलमान लड़ पड़े तो तीसरे मुसलमान को चाहिए कि वो सुलह कराए। तो मैं ये समझता हूं कि उनको फौरन जाना चाहिए, और ये मैं समझता हूं, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, कि ये ईरान के साथ भी कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी करते हैं, ये फौरन जाएं और दोनों को एक टेबल पे बिठा के डायलॉग शुरू कराएं, और कतर भी जाएं, सऊदी अरेबिया भी जाएं, और पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके वहां बिठा के उनको ये बताएं कि ये तो सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। राइट। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।